हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की यूनिट थर्ड का जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ कर्व अर्थात वक्रों का लंबकोणीय तंत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। हमें टू फैमिली ऑफ कर्व गिवन है। फर्स्ट है यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू सी वन और सेकेंड कर्व गिवन है वी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू सी टू। अब हम इन दोनों कर्व को फैमिली ऑफ कर्व क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इस फर्स्ट कर्व में और जो सेकंड कर्व में इसमें जो C1 और C2 है वो आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो जैसे ही हम इस C1 जो आर्बिटरी कांस्टेंट है इसकी हम अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कर्व मिलते जाएंगे, हमें अलग अलग वक्र मिलते जाएंगे। इसी तरह वी एक्स कोमा वाई इजिकल टू C2 है तो इसमें C2 की हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास अलग अलग जो कर्व है वो हमें मिलेंगे। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, फैमिली ऑफ कर्व बोल रहे हैं, अर्थात वक्रकुल बोल रहे हैं। बिकॉज इन दो कर्व से हम बहुत सारे कर्व C1 और C2 की वैल्यू को अलग अलग रखकर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों फैमिली ऑफ कर्व हैं वो एक ऑर्थोगोनल सिस्टम कब बनाएंगे या ऑर्थोगोनल सिस्टम कब कहलाएंगे? तो कंडीशन है कि दोनों कर्व, जैसे मान लो ये फर्स्ट कर्व हो गया यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू C1 और ये सेकंड कर्व हो गया वी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू C2। तो ये दोनों कर्व हैं फैमिली ऑफ कर्व, वो ऑर्थोगोनल सिस्टम कब फॉर्म करेंगे? तो कंडीशन है कि जब इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो प्रतिच्छेदन का जो बिंदु है, इस पर हमेशा वो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करने चाहिए। मतलब 90 डिग्री का जो एंगल है वो बनना चाहिए वहाँ प्रतिच्छेदन बिंदु पर। तो यदि फैमिली ऑफ कर्व हैं, जितने भी फैमिली ऑफ कर्व हैं वो सारे यदि प्रतिच्छेदन बिंदु पर वो हमेशा कितने समकोण पर यदि प्रतिच्छेद करती है, मतलब जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट हैं उन सभी इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक दूसरे को समकोण पर यदि वो काटते हैं तो ऐसा जो सिस्टम होगा उसी को क्या बोलेंगे हम? ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ कर्व कहेंगे। तो ये तो उसके डेफिनेशन हो गई। इसके बाद यदि हम बात करें कि यदि ये दोनों कर्व हैं यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू C1 और वी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू C2, तो ये दोनों फैमिली ऑफ कर्व हैं। यदि वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली अर्थात समकोणीय यदि प्रतिच्छेदित करते हैं तो क्या कंडीशन होगी? तो उसके लिए जो कंडीशन है उसके लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसी को क्या बोलेंगे हम? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी अर्थात लंबकोणीयता का की शर्त कहेंगे हम इसको। अब ये हम देखते हैं कि ये जो कंडीशन है वो कैसे आई है, तो हम इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट हमें जो कर्व गिवन है यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू C1 एक आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो यदि हम इसका टोटल डिफ्रेंशिएट करें, यदि हम जस्ट डिफ्रेंशिएट करें तो ये कितना हो जाएगा? डी यू इज इक्वल टू 0। बिकॉज यू तो हमें किसका फंक्शन गिवन है? एक्स और वाई का फंक्शन। तो यहाँ हम टोटल डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट है हम इसकी बात करेंगे। तो यू एक्स और वाई का फंक्शन है तो क्या हो जाएगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ डी यू की वैल्यू है वो ये टोटल डिफरेंशियल जो है उससे हमने ये लिखी है। तो यदि हम यहाँ से इस टर्म को यदि हम इधर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो ये नेगेटिव के साथ हो जाएगा, और यहाँ से यदि हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये टर्म तो एज इट इज है और ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली जो डी वाई बाई डी एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो तो जो भी कर्व है उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहाँ जो नीचे लिख लिया है कि जो M1 हमारे पास जो वैल्यू आई है वो एक्चुअली ये जो कर्व है ये यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू C1, इस कर्व पर जो हमने स्पर्शिका ड्रॉ की है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, इस टेंजेंट लाइन की क्या है? स्लोप है, ठीक है। तो उसको मैंने M1 से डिनोट किया। सेम का सेम हमारे पास जो सेकंड जो कर्व है वो है वी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू C2। तो ये कर्व है सेम, हम क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी वी इज इक्वल 0। बट जो v तो हमारे किसका फंक्शन है? दो चरों का फलन है x और y का। तो हम क्या करेंगे यहाँ टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो डी वी का जो टोटल डिफरेंशिएशन डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 तो 0। अब मैंने इस टर्म को इधर ट्रांसफर किया तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ गई और यहाँ से भी हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली। अर्थात जो स्लोप यदि हम बात करें किसके लिए, ये जो सेकंड कर्व है इसकी स्लोप,
तो हमारे पास सेकंड जो कर्व था वी एक्स कोमा वाई इक्वल सी टू, तो हमने इस जो पॉइंट पर यदि जो टेंजेंट ड्रॉ किए इस पर से का इसकी जो स्लोप है इसको मैंने किससे डिनोट कर दिया m2, जिसकी वैल्यू ये। अब क्योंकि ये जो दोनों फैमिली ऑफ कर्व हैं वो क्या कर रहे हैं ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कंडीशन है कि जब भी दो कर्व एक दूसरे को समकोण पर, सही ना, ऑर्थोगोनली का मतलब 90 डिग्री पर यदि प्रतिच्छेदित करते हैं तो उनके जो स्पर्श रेखाओं की जो ढाल है, मतलब टेंजेंट की जो स्लोप है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कितना होगा 1 के इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा यहाँ से। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है कि दोनों फैमिली ऑफ कर्व है यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू सी वन और वी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू सी टू। ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, अर्थात उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को समकोण पर यदि काटते हैं तो ऑब्वियसली 90 डिग्री हो गया समकोण। तो कंडीशन है कि उनके जो टेंजेंस है उनके बीच पर एंगल कितना दे रखा है 90, और 90 होता तो स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा -1 के इक्वल होता है। अब हमने स्लोप की वैल्यू निकाल दी है। फर्स्ट जो कर्व है इस यू एक्स कोमा वाई बराबर C1, इस पर जो टेंजेंट है इसकी स्लोप हमारे पास कितनी है, ये वैल्यू है, तो हमने यहाँ m1 की वैल्यू पुट कर दी। और जो सेकंड जो हमारे पास कर्व है ये जो वी एक्स कोमा वाई इज इक्वल सी टू, इस पर जो हमने टेंजेंट की जो स्लोप निकाली है वो किसको डिनोट किया हमने m2, और इसकी वैल्यू ये, तो हमने यहाँ m2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो आप क्या हो जाएगा, ये -1 तो प्लस हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और नीचे जो टर्म है वो इस टर्म के -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, जैसे ही इस टर्म को आप इधर ट्रांसफ़र करोगे राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास ये जो कंडीशन है वो आ जाएगी कंडीशन। तो ऑर्थोगोनली की कंडीशन सिंपल है कि जो भी आपको दो कर्व गिवन है उन दोनों कर्व के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर आप क्या करो, स्पर्श रेखा की स्लोप है, ढाल है, वो ज्ञात करो, और दोनों ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो इसका मतलब दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल करो, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगी, ऑर्थोगोनलिटी है वो कंडीशन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है इसी ऑर्थोगोनलिटी के बेस पर, वो क्या थ्योरम है उसको हम प्रूव करेंगे। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी गिवन है, और कंडीशन कैसे है कि जो फंक्शन है वो एक्चुअली एनालिटिक फंक्शन अर्थात विश्लेषिक फलन है किसी भी डोमेन जो क्षेत्र गिवन है उसमें। तो आपको क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों कर्व हैं, कौन सा यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और सेकंड कर्व गिवन है वी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दोनों कर्व क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल जो फैमिली है उसको फॉर्म करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, अर्थात ऑर्थोगोनल सिस्टम को बनाएंगे। तो हमें ये प्रूव करना है। तो हम जानते हैं कि यदि ये दोनों कर्व हैं यदि वो ऑर्थोगोनल सिस्टम को फॉर्म करेंगे तो कंडीशन क्या है, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल फॉर्म करके उसका मतलब इस कर्व की पर जो इन दोनों कर्व के जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पर जो टेंजेंट का स्लोप है उनका प्रोडक्ट है उन वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1 के इक्वल आनी चाहिए। मतलब एक्चुअली हमें प्रूफ ये करना है कि इन दोनों कर्व है, इस कर्व पर भी हम टेंजेंट है उसकी स्लोप निकालेंगे, इस कर्व है उस पर भी टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, और उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर क्योंकि ये ऑर्थोगोनल फैमिली बनाते हैं, इसका मतलब क्या हो गए, दोनों जो टेंजेंट है उसकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब ये हमें जस्ट प्रूव करना है। तो हमारे पास सेम फर्स्ट कर्व ये गिवन है यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू C1 वी एक्स कोमा वाई इक्वल टू जो कांस्टेंट है, हमने मान लिया कि जो कांस्टेंट है फर्स्ट के लिए हमने C1 मान लिया, C2 मान लिया, कोई भी आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान सकते हो। और मैंने साथ में डिनोट पे कर दिया कि जो m1 हम लिख रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, वो है ये जो फर्स्ट जो कर्व है इस पर टेंजेंट की स्लोप है, और जो m2 है वो क्या है, जो सेकंड जो हमारे पास कर्व है इस पर टेंजेंट की स्लोप को डिनोट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ हमसे इस कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ भी हम टोटल डिफरेंशियल जो है उसका हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो डी यू की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई की इक्वल होती है। तो आप इस टर्म को उधर ट्रांसफर करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी, जिसको मैंने m1 से डिनोट किया, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हमेशा उस कर्व है उस पर स्पर्श रेखा की जो स्लोप है उसको डिनोट करता है। ठीक है, तो मैंने m1 से डिनोट कर दिया। इसी तरह जो हमारे पास
सेकंड कर्व गिवन है वी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू C2, तो हम यहाँ भी टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की से यदि हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और डेल वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम डी वाई को उसके नीचे ट्रांसफर करेंगे, और यहाँ से वो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, M2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो कि ये मतलब M2 क्या है, ये जो सेकंड जो हमारे पास कर्व था इस पर जो स्पर्श रेखा है उसकी स्लोप को डिनोट करेगा। अब हमें क्या करना है, हमारे पास दोनों जो कर्व है उस पर टेंजेंट की स्लोप हमें फाइंड हो गई, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ से M1 इंटू M2 की वैल्यू ये हमें मिलेगी। अब देखो यहाँ हमारे पास ये तो एक्चुअली डेल यू अपॉन डेल एक्स है और नीचे डेल यू अपॉन डेल वाई है। अब यदि आपको इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास एक एडिशनल कंडीशन है, अतिरिक्त शर्त क्या गिवन है कि जो फंक्शन गिवन था वो कैसा गिवन था, एनालिटिक फंक्शन गिवन था, विश्लेषिक फलन है। तो यदि फंक्शन एनालिटिक गिवन है तो क्या होगा, जो कोची रीमान इक्वेशन है वो हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप कोची रीमान जो इक्वेशन है, कंडीशन है, उसको आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने जो भी टर्म गिवन है, जैसे आप यदि चाहो तो सभी के सभी जो टर्म है उसको एक ही वेरिएबल में रखो, आप या तो यू में रखो या वी में। तो मैंने यहाँ से वी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो मैंने यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स है उसकी वैल्यू क्या रख दी है, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई रख दी। इसी तरह जो यहाँ डेल वी अपॉन डेल वाई है इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, इस इक्वेशन से डेल यू अपॉन डेल एक्स रख सकते हैं। तो मैंने डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स रख दी। अब देखो यहाँ से सारे टर्म्स यू में आ गए तो ये कैंसिल हो रहा, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो M1 इंटू M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 की। इसका मतलब है कि दोनों कर्व हैं जो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पर टेंजेंट का की स्लोप का यदि मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली अर्थात 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। क्योंकि वो पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ आर्बिट्ररी पॉइंट लिया ना, तो इसका मतलब जो भी फैमिली ऑफ कर्व ले रहे हो वो जितने भी पॉइंट जिस पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमेशा सारे एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेंगे। तो इस तरह से ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात लाप्लास अवकल समीकरण। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, तो हमें मान लो एक फंक्शन गिवन है फाई एक्स कोमा वाई, जो दो चरों का फलन है फाई, और वो फंक्शन उस पर क्या कंडीशन है कि उसका जो सेकेंड ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस होने का मतलब है हम एक्चुअली फाई का 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और वो है ना क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इस स्थिति में हमारे पास जो इक्वेशन है ये डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यदि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात लाप्लास अवकल समीकरण बोलते हैं हम। तो आप इसी इक्वेशन को आप यदि लाप्लासियन ऑपरेटर है, लाप्लासियन संकारक के फॉर्म में यदि आप लिखना चाहते हो तो उसको आप नेबला स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये जो नोटेशन है एक्चुअली वो है नेबला, उसको हम रीड करेंगे डेल स्क्वायर नेबला स्क्वायर जो है इसको हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ नेबला स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, तो आप फाई है इसको आप आउटसाइड ले सकते हो, तो डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर है वो ही नेबला स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। और इसी को हम क्या बोलेंगे, लाप्लासियन ऑपरेटर अर्थात लाप्लासियन संकारक हम बोलेंगे। अब इसी जो लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन है इस पर बेस्ड एक थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट है कि यदि आपके पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है, एनालिटिक फंक्शन, जैसे एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी एक एनालिटिक फंक्शन है, तो उसका जो रियल और इमेजनरी पार्ट होंगे वो हमेशा जो लाप्लास इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे एफ जेड हमारे पास यू प्लस आयोटा वी है ना, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है यू, इसको हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड बोलेंगे, अर्थात एफ जेड का ये वास्तविक भाग है। और जो टर्म आयोटा के साथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ जेड, अर्थात एफ जेड का काल्पनिक भाग हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ये स्टेटमेंट आ सकता है, या सेकंड स्टेटमेंट इसका ये भी है कि आपको एक एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन गिवन है जेड का, तो हमें प्रूव करना है कि यू और वी है ना वो क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। ऑब्वियसली
हार्मोनिक होने का मतलब है जो भी फंक्शन जो इस लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ जो फाई है वो फाई क्या कर रहा है, इस लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए फाई कैसा हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। सिंपली हम कह सकते हैं कि इस लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन निकलेगा जैसे फाई, तो वो हमेशा क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो आप इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, तो हमें जो जो कंडीशन गिवन है उसी से हम प्रूव करेंगे। हमें फर्स्ट गिवन है कि जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, एनालिटिक गिवन है। तो एनालिटिक गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी फंक्शन एनालिटिक है तो वो हमेशा CR इक्वेशन मतलब कोची रीमान इक्वेशन है उसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास एक कंडीशन ये आ गई। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि वो लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन, उसका रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट मतलब यू और वी। तो लाप्लास इक्वेशन तो ये यू भी लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करेगा, तो नेबुला स्क्वायर यू उसकी वैल्यू भी जीरो आनी चाहिए और नेबुला स्क्वायर वी की वैल्यू भी जीरो आनी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास जो कंडीशन है कोची रीमान इक्वेशन, तो यदि हमें नेबुला स्क्वायर यू की वैल्यू चाहिए, नेबुला स्क्वायर मतलब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले जैसे हमें डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब जो इक्वेशन 1 है इसका हम क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे, बोथ साइड पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स वापस करेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। इसी तरह हमें डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन तो ये होती है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो आपके पास देखो डेल यू अपॉन डेल वाई यहाँ है, यदि इस इक्वेशन 2 का मैं वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस डेल टू वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। तो हमने ऐड कर दिया इधर, हमारे पास राइट हैंड साइड में ये वैल्यू आई डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स। तो हम जानते हैं कि जो जो भी फंक्शन है वी, यदि उसके पास डेरिवेटिव कंटिन्यूस है ना तो वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। मतलब डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेल टू वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स के इक्वल होती है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी तो कैंसिल होकर जीरो वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से कंडीशन आ गई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू कितने किसके इक्वल आ गई, जीरो, जो कि ये तो लाप्लास इक्वेशन है। इसका मतलब यू है ना वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब यू कैसा हो गया, हार्मोनिक फंक्शन हो गया। तो ये की बात है, आप कहो कि यू है वो लाप्लास मतलब जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट मतलब यू वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और उसी को क्या बोलेंगे कि यू कैसा हो गया, हार्मोनिक फंक्शन हो गया। इसी तरह हमें क्या करना है, वी के लिए भी हमें ये जो लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कराना है, या सिंपली करने का मतलब है डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और इसकी वैल्यू दी जीरो के इक्वल आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी और फंक्शन वी है वो हार्मोनिक हो जाएगा। तो अब देखो हमें v के सापेक्ष डेरिवेटिव सॉरी एक्स और y के सापेक्ष डेरिवेटिव फाइंड करना है, बट हमें किसका, अब की बार इस v जो फंक्शन है इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें इस इक्वेशन से मिलेगी, क्योंकि जैसे ही आप इस इक्वेशन 2 है इसका आप x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। इसी तरह यदि आप सेकंड जो इक्वेशन है उसका हमने एक्स सापेक्ष अवकलन किया तो ये हमारे पास ये टर्म आ गई। और फर्स्ट का यदि हम वाई के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि फर्स्ट था डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो इसका हम वाई के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब हमें लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए तो इसका मतलब दोनों टर्म को ऐड करना होगा। तो जैसे हमने दोनों को ऐड किया था हमारे पास ये टर्म आ गई, क्योंकि जो u का जो आंशिक अवकलन है पार्शियल डेरिवेटिव है वो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर निकल, वो तो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसका मतलब यहाँ जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय नियम है वो हमेशा अप्लाई होगा। तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ जाएगी, जो कि लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या होगा, जो वी फंक्शन है वो लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जो भी फंक्शन लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। तो वी भी क्या हो जाएगा,
हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो थ्योरम थे कि यदि एफ जेड कोई भी एनालिटिक फंक्शन है तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हमेशा लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो भी लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो कैसा होता है, हार्मोनिक फंक्शन होता है। इसके बाद जो एक थ्योरम है लाप्लास डिफरेंशियल ऑपरेटर पर, थ्योरम क्या है कि हमें एक प्रूव करना है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू है ना 4 डेल टू अपॉन डेल जेड कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। यहाँ जेड का कॉन्जुगेट लिया। तो हम जानते हैं कि यदि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो जेड जो कि एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है, तो यदि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का कॉन्जुगेट फाइंड करते हो, जेड कॉन्जुगेट, तो वो क्या आ जाएगा, आयोटा का जस्ट साइन क्या करना, चेंज करना है, तो एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा। यदि आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हो तो यहाँ से जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट आ जाएगा, और ये आयोटा वाई और माइनस आयोटा वाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी। तो यदि आप x की वैल्यू फाइंड करते हो तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2 आ जाएगी। इसी तरह यदि आप इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब जेड में से जेड कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 आयोटा वाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वाई की वैल्यू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा मिलेगी। अब हमें चाहिए क्या वैल्यू, देखो डेल टू जेड अपॉन डेल जेड कॉन्जुगेट चाहिए, तो आप इसको डेल अपॉन डेल जेड ब्रैकेट में डेल अपॉन डेल जेड कॉन्जुगेट रख सकते हो। तो हम सबसे पहले डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि जेड है वो किसका फंक्शन है, जेड तो एक्स और वाई का फंक्शन है, सही ना, जेड है वो एक्स और वाई का फंक्शन है। तो यदि आप यहाँ से जो फॉर्मूला अप्लाई करते हो डिफ्रेंशिएशन का, तो हम इसको डेल अपॉन डेल जेड को कैसे लिख सकते हो, क्योंकि जेड तो एक्स का भी फंक्शन है वाई का भी फंक्शन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, डेल अपॉन डेल एक्स, है ना। फिर क्योंकि एक्स तो जेड का फंक्शन है, यहाँ से एक्स किसका फंक्शन है, एक्स तो जेड का फंक्शन है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल जेड। एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे ये से ये कैंसिल हो रहा है, बट हम क्या करें एक्चुअली, ये डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकालें। अभी तक डिफरेंशिएशन अब कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जेड तो है ना वो वाई का भी फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड। अब यहाँ से हमारे पास डेल एक्स अपॉन डेल जेड की वैल्यू है, तो देखो यहाँ एक्स है जेड के टर्म्स में, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, जेड के सापेक्ष करेंगे तो जेड का 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट 1/2 साथ में, तो यहाँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल जेड की वैल्यू 1/2 मिलेगी। इस तरह यदि आप डेल वाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकालेंगे तो वाई तो ये रहा, इस वाई का जेड के सापेक्ष करना है, जेड कॉन्जुगेट तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम जेड के सापेक्ष कर रहे हैं, तो वो तो चर और इसके अलावा बाकी सारे अचर मानना है। तो ये एक्चुअली जेड अपॉन 2 आयोटा है, क्योंकि कांस्टेंट भी दोनों को डिवाइड में, तो जेड का तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 आयोटा आ जाएगा इसकी वैल्यू, डेल वाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू, तो ये 2 आयोटा 1/2 आयोटा आ गई। यदि आप 1/2 को बाहर लेते हो तो यहाँ से डेल अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, और 1 अपॉन आयोटा है, इसको आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर सकते हो, तो ऊपर आयोटा नीचे भी आयोटा, तो आयोटा इंटू आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू -1 होती है, तो ऊपर क्या बचेगा, आयोटा था नीचे -1 हो गया, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, और क्योंकि 1/2 को तो हमने पहले से ही बाहर ले लिया, तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हमें क्या करना है, डेल अपॉन डेल जेड कॉन्जुगेट, तो सेम जैसे हमने डेल अपॉन डेल जेड फाइंड किया, वैसे वैसे हम डेल अपॉन डेल जेड कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो जेड कॉन्जुगेट पे किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है, तो यहाँ से डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड कॉन्जुगेट प्लस डेल अपॉन डेल वाई अपॉन डेल जेड कॉन्जुगेट। यहाँ से देखो एक्स की डेल एक्स अपॉन डेल जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास एक्स की ये वैल्यू है जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2, तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड कॉन्जुगेट के सापेक्ष, तो ये तो 0 हो जाएगा, और जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1/2 आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 1/2 मैंने यहाँ लिख लिया। फिर डेल वाई अपॉन डेल जेड कॉन्जुगेट, तो डेल ये वाई तो ये रहा, और जेड कॉन्जुगेट के सापेक्ष करना, तो जेड का तो 0 हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट तो 1 हो जाएगा, तो -1/2 आयोटा आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब आप 1/2 को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, डेल अपॉन डेल एक्स माइनस, अब 1 आयोटा है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ, तो आयोटा ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू -1 होती है, -1 से ये प्लस बन जाएगा यहाँ, ठीक है। तो अब हमें यदि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये एक्चुअली होता क्या है, डेल अपॉन डेल जेड, फिर ब्रैकेट में डेल अपॉन डेल जेड कॉन्जुगेट, तो इसका मतलब है ये टर्म इसको इस पर अप्लाई करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, और यहाँ देखो a - b और a + b,
ठीक है, वो रूल आप मत लगाना। आप क्या करना, इस ऑपरेटर को इस पर अप्लाई करना। तो देखो, जब इस टर्म पर ऑपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप इस टर्म को इस पर अप्लाई करेंगे तो आयोटा डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई आ जाएगा। फिर आप इस टर्म को इस पर अप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म इसके साथ ऑपरेट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर। तो माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 प्लस हो जाएगा और ये इस पर ऑपरेट होगा तो डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमें प्रूफ करना था वो रिक्वायर्ड प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम जो इस यूनिट 3 का जो टॉपिक है पावर सीरीज, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।